छात्रों, आज हम राग दरबारी उपन्यास के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में राग दरबारी एक लोकप्रिय उपन्यासों में से है, जिसका प्रकाशन सन 1968 में किया गया। इसकी लोकप्रियता के कारण ही सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे नवाजा गया। इस उपन्यास पर दूरदर्शन पर धारावाहिक का भी निर्माण हो चुका है। प्रसिद्ध कहानीकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी हिंदी व्यंग्य साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसमें लेखक ने समाज में व्याप्त विसंगतियों, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, शोषण, राजनीतिक विद्रूपताओं आदि पर करारा व्यंग्य किया है। यह उपन्यास बड़े शहर से दूर बसे हुए एक गांव सिपालगंज से संबंधित है, जहां पर जिंदगी, प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। सिपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी हैं, जो उस राजनीतिक संस्कृति के साक्षात प्रतिरूप हैं जो प्रजातंत्र है और लोकहित के नाम पर हमारे चारों तरफ फल फूल रहे हैं। राग दरबारी उपन्यास की महत्वता इस बात में भी प्रमाणित होती है कि ये हिंदी की लोकप्रिय एवं सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सिपालगंज में सत्ता के 3 केंद्र हैं: ग्राम पंचायत, कॉलेज तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉलेज और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर तो वैद्य जी का कब्जा है ही, और केन प्रकारेण वे ग्राम पंचायत पर भी अपना अधिकार जमा देते हैं। इसके लिए वह शनिचर नामक व्यक्ति को प्रधान बनाकर और प्रधानी की सारी चाबियां अपने हाथ में रखते हैं। कुछ विरोधी हैं, परंतु वैद्य जी अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक चालों से उन्हें हर बार शिकस्त दे देते हैं। लोग यह भी जानते हैं कि वैद्य जी के रहते तो कॉलेज या कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ देख पाना संभव नहीं है। उनके बाद बद्री पहलवान और रुक्कन बाबू जैसे लोग
इसको विरासत में प्राप्त करेंगे और लोकतंत्र के नाम पर विरासत सौंपने का ये खेल संपूर्ण भारत में खेला जा रहा है। रंगनाथ ट्रक में बैठकर सिपालगंज अपने मामा बैद के पास जाता है। खादी की वेशभूषा देख उसे ड्राइवर सीआईडी विभाग का आदमी समझ लेता है, तो वह ड्राइवर से उसे इज्जत, लेकिन जब पता चलता है कि वह सीआईडी में नहीं है तो वह इज्जत देना भी बंद कर देता है। इसमें लेखक भारतीय रेल व्यवस्था की लेट लतीफ़ी पर भी व्यंग करता है कि रेल अत्यंत लेट चलती हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी लेखक व्यंग करता है और सड़कों की दुर्वस्था पर भी लेखक व्यंग करता है। दुकान में बिकने वाली गंदी मिठाइयों, बददिमाग सरकारी कर्मचारियों पर भी करारे व्यंग करने से भी उपन्यासकार नहीं चूकता है। जब व्यवस्था बिगड़ती है तो सब पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अफसर भ्रष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी जनता को तंग करते हैं, सत्य को तोड़ा मरोड़ा जाता है, व्यापारी जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं और कानून व्यवस्था को धता बताई जाती हैं। लोकतंत्र के नाम पर संस्थाओं पर कब्जा जमाया जा रहा है। इस प्रकार व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में पंगु हो गई है। यही लेखक का बताने का उद्देश्य रहा है। रास्ते में ट्रक की चेकिंग के लिए ट्रक को रोका जाता है। रंगनाथ को लगा कि ड्राइवर ने उसका अपमान किया था, उसका दंड ईश्वर उसे दे रहा है, परंतु अगले ही क्षण पता चलता है कि रंगनाथ के लिए उसकी चेकिंग के दौरान उसे रुपए देने पड़ते हैं और ड्राइवर ने रंगनाथ से कहा भी कि तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में डालकर इस तरह बात करते हो, तुम्हारी यही तालीम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर ने भी उस पर लात जमा दी। कहने का आशय है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो अथवा न हो, इस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर हर कोई गलत नज़रिए से देखता है, क्योंकि उसमें अव्यवस्था फैली हुई है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था में चुनाव कैसे जीते जाते हैं, किस तरीके से अपने विरोधियों को परास्त किया जाता है, यह बातें इसमें उजागर होती हैं। लेखक ने बेबाक टिप्पणी की है। बद्री पहलवान और रुक्मन बाबू के रूप में नवोदित पीढ़ी की कारगुजारियों को और उनके पिता वैद की संस्थाओं पर कब्जा की नीति का पर्दाफाश करते हुए कमोबेश स्वतंत्रता के बाद भारतीय गांवों की दशा और दिशा का चित्रण यथार्थ रूप में उपन्यासकार ने किया है। लेखक का उद्देश्य स्वातंत्र्योत्तर भारत की दशा का चित्रण करते हुए उन विसंगतियों को उजागर करना है जो चारों तरफ दिखाई देती हैं। लेखक का पूरा ध्यान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को उजागर करना है, जिसमें उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। लेखक विशेष रूप से राजनैतिक विद्रूपताओं को रेखांकित करता है, उन पर व्यंग कसता है। इसके साथ ही शासन प्रशासन व्यवस्था पर भी वह ध्यान देता है और किस प्रकार से
दफ्तरों में लाल फीताशाही का कब्जा है और लंगड़ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है उपन्यासकार ने कि किस तरीके से रिश्वतखोरी दफ्तरों में बढ़ती चली जा रही है। लंगड़ जैसे व्यक्ति हर गांव में हर जगह मौजूद हैं, परंतु वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मरते दम तक उनके अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी तथा लाल फीताशाही का ही नतीजा है कि आज गरीब आदमी वह अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाता है। इसके साथ ही उपन्यासकार यह भी समझाने की कोशिश करता है कि लोग अपने उत्तरदायित्व से बचते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि कोई भी घोटाला होता है तो उस घोटाले के लिए उस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं, अपना कर्तव्य नहीं मानते हैं, बल्कि उसको बड़े शौक़ से पेश करते हैं और दूसरे विभागों से तुलना करते हुए बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ पर घोटाले या गबन नहीं होते हैं। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में गबन हुआ है, कोई ये अनोखा गबन नहीं है। ऐसे कौन सा विभाग है जिसमें गबन नहीं हुआ है और उसके लिए स्वयं जिम्मेदार अपने को वैध जी नहीं मानते हैं, बल्कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद में इस क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं और यह कहते हैं यदि सरकार चाहती है कि यह सोसाइटी जीवित बनी रहे तो जो भी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति सरकार स्वयं करे। यदि सरकार उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करती है तो पुलिस विभाग उस दोषी को ढूंढ कर लाए। इस प्रकार जो देखरेख करता है उनकी वह अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ लेते हैं। कहने का आशय है कि बैठ जी के माध्यम से एक ऐसे राजनैतिक व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है जो हर जगह मौजूद हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग जो है विरोधियों पर हर चाल अपनाने की कोशिश करते हैं और चुनाव जीतते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यासकार का जो उद्देश्य है वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करना भी है। इस प्रकार यह उपन्यास अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्ण सफल हुआ है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।